हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल स्टडीज विथ महिमा मिश्रा। सबसे पहले तो आपको न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस रहेगा, आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी जो भी विशेज़ हों वो ज़रूर पूरी हो, खास करके नेट निकालना और जेआरएफ निकालना। ठीक है, तो इसी के साथ आज आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ मैनेजमेंट रिवीजन वीडियो जो है मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं यूनिट 1 to 5 का। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको क्विकली रिवाइज करेंगे और ये ब्रीफ होने वाला है बट एट द सेम टाइम वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर द लास्ट मोमेंट रिवीजन, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो जो हमारा सबसे पहला यूनिट है वो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जब आप किसी और को गाइड करके उनसे काम कराते हो तो वही आपका मैनेजमेंट होता है, राइट? अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस की। ठीक है, मतलब इफेक्टिवनेस का मतलब है सही चीज करना, ठीक है, और एफिशिएंसी का मतलब होता है चीज को सही तरीके से मिनिमम कॉस्ट और टाइम में करना। ठीक है, तो सही दोनों में, यू आर डूइंग द सेम थिंग इन इफेक्टिवनेस एज वेल एज इन एफिशिएंसी। द ओनली थिंग यू आर सपोज टू लुक इज कि आप एफिशिएंसी तब बोलेंगे कि कोई भी चीज एफिशिएंट है जब वहां पे कॉस्ट और टाइम जो है दोनों कम लगा हो। ठीक है, जितना मैक्सिमम जो है यूटिलिटी आप निकाल सकते हो किसी भी चीज की कम कॉस्ट में कम टाइम में, उसको आप एफिशिएंसी बोल दोगे। ठीक है, अब अपना है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल पहले जो आपका टॉप लेवल है ये पॉलिसीज बनाते हैं, ये बिग डिसीजंस लेते हैं, तो यहाँ पे इनका रोल जो होता है वो स्ट्रैटेजिक होता है। फिर आपका मिडिल लेवल, ठीक है, जो ऑर्डर्स पास करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए इनका रोल टैक्टिकल होता है। देन यू हैव लोअर लेवल जो ग्राउंड पे काम करवाते हैं, तो इसलिए उनका ऑपरेशनल रोल होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं इनको स्किल्स कौन सी चाहिए। तो टॉप वालों को कंसेप्चुअल थिंकिंग चाहिए, विजन, प्लानिंग, ये सारी चीजों के लिए। ठीक है, देन यू हैव मिडिल लेवल, उनको ह्यूमन स्किल्स चाहिए जैसे टीम हैंडल करना और मोटिवेट करना। लोअर लेवल को टेक्निकल स्किल्स चाहिए, एक्चुअल काम का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो ऑपरेशंस मैनेज कर पाएंगे, राइट? चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने मैनेजरियल रोल्स की। ठीक है, तो ये बेसिकली मिन्सबर्ग ने जो रोल दिए हैं 10 रोल्स में रोल को डिवाइड किया है, वो हम डिस्कस करें। दैट इज एन हाईली रेपिटेटिव टॉपिक, सो प्लीज राइट डाउन इफ यू आर वाचिंग द वीडियो। प्लीज ये नोट्स तो आप एटलीस्ट बना के रिवाइज करिए। आई थिंक यू हैव 5-6 days मोर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप इनका भी अच्छे से रिविजन करेंगे तो ट्रस्ट मी मेजोरिटी ऑफ योर कंसेप्ट्स आर गोइंग टू बी कवर्ड थ्रू दिस वीडियो। ओके, तो आपके उन्होंने बेसिकली गोल्स को 3 मेजर सेक्शन में बाइफिकेट कर दिया था। तो पहला इंटरपर्सनल, मतलब कि यहाँ पे फिगर हेड होते हैं, लीडर होते हैं और लाइजन होते हैं। मतलब ये वो लोग हैं कि, और ये वो सारे रोल्स हैं जिसमें आपको लोगों को किस तरीके से जो है इंटरैक्ट करना है ये बताते हैं। ठीक है, देन यू हैव इंफॉर्मेशनल रोल। तो यहाँ पे मॉनिटर, डिसैमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, ऐसे लोग, ऐसे रोल्स आते हैं जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन से डील करना। ओके, देन यू हैव डिसीजनल। ठीक है, तो डिसीजनल में आ जाएंगे आपके एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, नेगोशिएटर। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्स एलोकेटर। तो अब बेसिकली डिसीजन लेना, मैनेजर जो है वो मल्टीटास्किंग मशीन होता है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स है डिसीजन के जो डिसीजनल रोल के अंदर आते हैं। अब आपको एमसीक्यूज में इजीली पूछ सकते हैं व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ डिसीजनल मैनेजरियल रोल्स, और इसमें से कोई एक हटा देंगे या कुछ और सब्सिट्यूट कर देंगे, या एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर के साथ डिसैमिनेटर भी बीच में लगा देंगे। अगर आपको कीवर्ड्स भी पता है तो यू आर गुड टू गो। ठीक है, और जस्ट इन केस अगर आपको इसको ढंग से समझना है और डीप में देखना है तो प्लीज गो एंड रेफर टू द full length unit wise revision video, revision marathon of management in my channel. That gonna help you out with the detailed explanation of that. Here we're actually trying to make it quick because it's a like last minute marathon revision video जहाँ पे हम सिर्फ keywords focus revision कर रहे हैं. Okay, देन वी हैव मैनेजमेंट थ्योरीज अप्रोच। तो सारी थ्योरीज एक जगह लिख दी है, ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है आपसे, की पॉइंटर्स और प्रोपोनेंट से ही आप मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जो हैं वो सही कर पाएंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो टेलर ने दी थी, जहाँ पे उन्होंने काम को स्टैंडर्डाइज करना, टाइम और मोशन स्टडी और डिफरेंशियल पीस, वेज रेट और मेंटल रिवॉल्यूशन जैसे टॉपिक्स पर बात की थी। फिर आई थी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी जो हेनरी फेयोल ने दी थी। उन्होंने 14 प्रिंसिपल की बात की थी जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर और ये सारी चीज़ें थी। ओके,
फिर है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो मैक्स वेबर ने दी थी, और यहाँ पे इनके पॉइंटर्स थे कि रूल्स क्या होंगे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, हायरार्की, इम्पर्सनैलिटी और फॉर्मल सिलेक्शन पे जो है इन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी। ओके, देन यू हैव ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी जो एल्टन मायो ने दी थी, और यहाँ पे इन्होंने हाथरॉन एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट कराया था। ओके, देन यू हैव सिस्टम्स अप्रोच, तो सिस्टम अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टम की तरह दिखाया गया है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ वेरियस थिंग्स कंबाइंड। ठीक है, और फिर आपकी कंटिजेंसी अप्रोच, मतलब देयर इज नो वन बेस्ट वे। कंटिजेंसी अप्रोच जो है हमको ये सिखाती है कि कोई भी एक अच्छा वे नहीं होता है बिजनेस करने का, आपको हमेशा जो है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग तो हमको पता ही है, लेकिन ये ग्यूलिक के जो फंक्शंस हैं उसमें डायरेक्टिंग के बाद कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग आता है रादर देन कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपको स्टेप बिल्डिंग में पूछ सकते हैं। फिर आती है आपकी प्लानिंग हायरार्की, तो जब आप कोई भी चीज प्लान करते हो तो उसकी स्टेप्स क्या होती है, पहले आप अपना मिशन ढूंढोगे, ठीक है, कि आपको कोई भी चीज क्यों प्लान करनी है, देन यू विल कम टू द गोल्स, गोल्स के बाद आप उसकी स्ट्रैटेजी बनाओगे, स्ट्रैटेजी के बाद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन की विद इन पहली चीज पॉलिसीज होगी, फिर प्रोसीजर, फिर रूल्स, फिर प्रोग्राम्स एंड देन बजट्स। ठीक है, तो ये पूरी आपकी प्लानिंग हायरार्की होती है, इसको आप प्लानिंग के स्टेप्स की तरह भी ले सकते हैं। ठीक है, देन यू हैव ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है डिविजन ऑफ वर्क, ठीक है, काम को डिवाइड करना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मतलब किसी को पावर देना कि वो कोई काम करा सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के साथ ही आ जाती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अलॉन्ग विद अथॉरिटी, मतलब अगर किसी ने मुझे पावर दी है कि मुझे एक सेमिनार कंडक्ट कराना है, तो मेरे पास अपने आप उसको कंडक्शन की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी, और कल को कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसकी जवाबदार भी मैं ही रहूंगी, तो वो क्या है आपका अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी मेरे पास थी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम को कंडक्ट कराना। अब जिस भी इंसान ने मुझे अथॉरिटी दी है मैं उसकी तरफ अकाउंटेबल हूँ, जवाबदार हूँ, राइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ओके, फिर आ जाएंगी आपकी स्टाफिंग, स्टाफिंग में है रिक्रूटमेंट, मतलब कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना अबाउट द वेकेंट प्लेसेस दैट यू वांट टू हायर देम, फिर उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आया उसको स्क्रीन करके सिलेक्ट करना उनको, और उसकी पूरी प्रोसेस को सिलेक्शन बोलते हैं, और फिर फर्दर सिलेक्शन के बाद आप उनका ट्रेनिंग या डेवलपमेंट करेंगे, राइट। चलिए अब इसके बाद है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग बेसिकली क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड सेट करना, जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किए प्लानिंग के दौरान, उसके बाद जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ उससे स्टैंडर्ड को जो है कंपेयर करना और करेक्टिव एक्शंस लेना, सिंपली यही होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, अब उसके लिए जो है आप कुछ टूल्स यूज करते हो कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, उसमें आपका एक क्या बोलते हैं, PERT और CPM करके जो टूल्स हैं वो आ जाते हैं। 2 सेकेंड। या सो PERT जो है यहाँ पे दैट इज योर प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और CPM जो है ये आपका क्रिटिकल पाथ मेथड है। साथ ही में आप बजटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन एनालिसिस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और बेंचमार्किंग के थ्रू जो है कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड्स को सेट और मेजर कर सकते हो आप, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि आपका जो टीम है उसके बीच में सिनर्जी बना के रखना। ठीक है, सिंपली कोऑर्डिनेशन जो है वो आपके मैनेजमेंट का एसेंस होता है, आपने बहुत बार सुना या पढ़ा होगा। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट अलग काम करता है बट गोल कॉमन होता है, और मैनेजर इंश्योर करता है कि टीम एक डायरेक्शन में चले। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो सके। चलिए बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक। तो पहले सेंडर होता है, वो कोई मैसेज एनकोड करेगा, एनकोड का मतलब है कि ड्राफ्ट करेगा। ठीक है, फिर वो किसी चैनल या मीडियम के थ्रू जो है वो मैसेज भेजा जाएगा, उसके बाद मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचेगा, फिर डिकोड होगा। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, किसी किताब में ये दिया हुआ है और किसी किताब में पहले रिसीव होता है फिर डिकोड होता है। ठीक है, तो आपने अपनी बुक के हिसाब से जो भी पढ़ा है वो कंसिडर कर लिएगा। ठीक है, फिर आखिर में रिसीवर जो है वो फीडबैक देगा जो सेंडर तक वापस जाता है, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है इसीलिए। ठीक है, अब ये जो नॉइज है ये एग्जिस्ट करती है पूरे चैनल में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जिसकी वजह से जो है आपका मैसेज जो है वो करेक्टली ना पहुंचे। ठीक है, एंड दैट इज ऑलवेज देयर। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन आपकी 2 तरीके की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल जब आप किसी से फॉर्मली बात करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड देयर इज लॉट ऑफ
क्या बोलते हैं, फॉर्मेट है बात करने का, और देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रक्चरिंग बिहाइंड व्हाट यू सपोज टू स्पीक, ठीक है। इनफॉर्मल को ग्रेप वाइन भी बोलते हैं हम। ग्रेप वाइन इज बेसिकली जैसे अंगूर की बेलें फैली होती है, वैसे ही नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है वो फैला होता है इनफॉर्मल, जहाँ पे गॉसिप, नॉर्मल टॉक, रिलैक्स टॉक, चिट चैट, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। अब जो आप डायरेक्शन देखो कम्युनिकेशन का, तो अपवर्ड, अपवर्ड कैसे, जब लोअर लेवल से टॉप पे जाए तो अपवर्ड, टॉप से लोअर लेवल तक आए कोई कम्युनिकेशन तो डाउनवर्ड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जब सेम डिपार्टमेंट के लोग बात कर रहे हो, ठीक है। और डायगोनल कब जाएगा, जब दूसरे सेक्शन का टॉप मैनेजर अगले सेक्शन के लोअर मैनेजर से बात करे, तो डायगोनल कम्युनिकेशन, राइट। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कोई भी केस स्टडी दे दें और फिर आपको बोलें कि आप बताओ यहाँ पे किस तरीके का कम्युनिकेशन कौन सा डायरेक्शन का हो रहा है, ठीक है। कुछ भी ऐसे नॉर्मल सा स्टेटमेंट दे सकते हैं एक्सप्लेनिंग यू कि कम्युनिकेशन किस किस के बीच में हो रहा है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया, राइट। अब बात कर लेते हैं बैरियर्स की, ठीक है। तो बैरियर्स मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो आपके कम्युनिकेशन को जो है वो रोक देती है, राइट। तो बैरियर्स में मेनली आपके सिमेंटिक, फिजियोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, मैकेनिकल, इसके अलावा भी और सारे हो सकते हैं। कैसे, आपके बहुत सारे वैसे बैरियर्स भी आ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि फिजिकल बैरियर हो गया, साउंड बैरियर हो गया, नॉइज बैरियर हो गया, ठीक है। तो सेमांटिक मतलब कि जब आवाज क्लियरली पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल मतलब कि आपने अपने दिमाग में कुछ और ही परसेप्शन बनाया हुआ है और आप सामने वाले की बात समझना नहीं चाहते हो। फिजियोलॉजिकल मतलब कि कोई फिजिकल टेक्निकलिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की वजह कम्युनिकेशन जो है वो स्मूथ नहीं है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो जिन चीजों की वजह से कम्युनिकेशन में रुकावटें आती हैं वो आपके बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो जाएंगे, ओके। आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप तब मानोगे किसी भी कम्युनिकेशन को जब आपका मैसेज क्लियर हो, कंप्लीट हो और कंसाइज हो, मतलब इतना लेंदी ना हो कि आप अपने टॉपिक से इधर उधर चले जाओ और आखिर में आपको फीडबैक मिले, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग पे, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग दो तरीके की हो सकती है, एक होती है प्रोग्राम्ड वर्सेस नॉन प्रोग्राम। तो प्रोग्राम्ड इज व्हेन जब आपको पता है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज करनी है और वो उसके लिए आप पहले से प्लान कर लेते हो, देन यू टेक दैट डिसीजन, ठीक है। और वेरएज आपकी नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग तब आती है जब आपको पता नहीं होता है कि कोई ऐसा अनसर्टेन चीज होने वाला है और आपको एकदम से ऑल ऑफ अ सडन जब कोई डिसीजन लेना पड़े, तो दैट इज अ नॉन प्रोग्राम डिसीजन, ठीक है। बट अगर आप प्रोग्राम डिसीजन लेते हो या इन जनरल कोई डिसीजन लेते हो, तो उसकी स्टेप्स क्या होती है, पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको करेक्ट क्या करना है। उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव्स करेक्शन ढूंढोगे कि इसको सही करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आप सारे ऑप्शन निकाल लोगे। उसके बाद यू गोना इवैल्यूएट दोज ऑप्शंस, और फिर इवैल्यूएट करने के बाद आप एक चूज करोगे जो भी बेस्ट फिट करेगा उस सिचुएशन में। देन यू गोना इम्प्लीमेंट इट टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, और उसके बाद आप उसको रिव्यू करोगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं डिसीजन मेकिंग के। हर्बर्ट साइमन ने बाउंडेड रैशनैलिटी और सैटिस्फाइसिंग जो है मॉडल प्रपोज किया था, जहाँ पे आप बहुत सारी टेक्निक्स, हाँ दैट इज अलग थिंग, और आप कौन कौन सी टेक्निक यूज करके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो कर सकते हो, दैट इज डिसीजन ट्री बनाना, पे ऑफ मैट्रिक्स, गेम थ्योरी, मार्जिनल एनालिसिस और कॉस्ट बेनिफिट, ठीक है, राइट। यहाँ पे सिर्फ आपको कीवर्ड्स याद रखने, नाम याद रखना है। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपको एक एक चीज का मतलब जाना है तो आप जाके यूनिट 1 का वीडियो देखिए, वहां पे सब कुछ डिटेल में कराया हुआ है। यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कीवर्ड्स याद रखना इज वेरी मस्ट। अगर आपको इतना याद है ना, जैसे कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ से, जैसे कि व्हाट आर ऑल द डिसीजंस which could be adopted to take decision making, any kind of decision मेकिंग थिंग, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे इनमें से, और आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, या कौन सा आता है या कौन सा नहीं आता। तो उसके लिए कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट राइट। जैसे हर्बर्ट साइमन ने जो मॉडल दिया था वो बाउंडेड रैशनैलिटी और सैटिस्फाइजिंग थ्योरी पे था, ठीक है। तो अगर आपको इतना भी पता है तो आप जो वहां पे सही जवाब है वो तो डेफिनेटली लगा पाएंगे, है ना। चलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पोजिशन कैसा है अंदर से, उसका जो फ्लो ऑफ वर्क है और लोग जिस तरीके से डिवाइडेड है वो कैसा है, ठीक है। तो लाइन जहाँ पे सिंपली आपका क्या होता है, टॉप लेवल फिर लोअर लेवल, जस्ट एक लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। फंक्शनल, जब आप बीच में फंक्शनल हेड भी घुसाड़ दो लाइन के साथ साथ, जैसे एचआर फिर उसकी टीम, फिर प्रोडक्शन उसकी टीम एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। लाइन एंड स्टाफ, लाइन भी होता है उसमें और स्टाफ जो है आप उसको मिक्स कर दो। मैट्रिक्स में आपका प्रोजेक्ट और फंक्शनल मिक्स हो जाता है लाइकवाइज, ठीक है। तो ये आपके टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेलीगेशन आता है, जो मैंने आपको अभी बताया, अथॉरिटी
अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का, राइट। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सारी पावर अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, और सारी अथॉरिटी कंसंट्रेटेड होती है किसी कुछ लोगों के पास या टॉप मैनेजमेंट के पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। और जब आप वो सारी पावर जो है वो डेलीगेट कर देते हो, अथॉरिटी को बांट देते हो सबके बीच में, सो दैट आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक हो पाए और सारी चीज जो है स्मूथली हो पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अपने ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक मैनेजर कितने लोगों के साथ डील कर रहा है और कितने लोगों को जो है अपने अंडर में रख रहा है। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में जो है कम लोग होते हैं एक मैनेजर के अंदर, जहां पे क्लोज सुपरविजन हो सकता है, वेर एज जो आपका वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है वहां पे एक ही मैनेजर होता है और उसके एक या फिर बहुत मतलब लेस अमाउंट ऑफ मैनेजर होते हैं और वो बहुत सारे लोगों को एक साथ में कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाइड होता है, ओके। तो यहाँ पे जो कंट्रोल है वो इतना क्लोज नहीं होता। यू कैन सी ऑटोनॉमी हियर, मतलब कि नीचे के जो लोग हैं दे कैन आइदर, या तो उनका वर्क बहुत मोनोटोनस होता है या फिर दे हैव द ऑटोनॉमी टू डू देयर ओन थिंग, ठीक है। चलिए, फिर ग्रानिकनेस फॉर्मूला था एक, जहाँ पे उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो बोलते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है सबऑर्डिनेट के साथ वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, ठीक है, विद टाइम, ओके। चलिए, नेक्स्ट वी हैव मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो मेजरली आपको यहाँ पे जो चीज़ें देखनी है वो डिमांड एनालिसिस, मतलब कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए अगर डिमांड आपको पता करनी है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी है मार्केट में, क्योंकि एज अ मैनेजमेंट ऑपरेटर आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट किस हद तक पूछा जा रहा है, उस कितना मतलब आप चाहते हो मतलब कितनी उसकी डिमांड है मार्केट में, उस हिसाब से तो आप प्रोडक्शन वगैरह करोगे ना। दैट इज वाई डिमांड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिमांड एनालाइज करने के लिए आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं, कॉस्ट को पता करने के लिए, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करने के लिए, प्राइसिंग के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर कौन से मार्केट में एंटर करना है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, मतलब कि अगर आप एक प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, जिसमें से आपको 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है लेकिन आप 1,20,000 का प्रॉफिट कर रहे हो, वेर एज अगला जो आपके पास ऑप्शन है वो है 40-40-40 का प्रोडक्शन करना, जिसमें आपको 50-50-50 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 120 लग रहे हैं और आप जो है कितना कमा लोगे, 150 कमा लोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके 110 लग रहे हैं और आप यहाँ पे कितना कमा लोगे, 120, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे तीन अलग दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे 3 बार प्रोसेस करनी पड़ेगी एंड द ड्यूरेशन इज लॉन्गर एंड द मनी इज कमिंग विच इज नॉट लमसम। तो यहाँ पे आप पहला वाला जो है ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो जो आपने छोड़ दिया ऑप्शन वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, मतलब कि इसके बदले अगर जो दूसरा ऑल्टरनेटिव आप छोड़ के जो पहला काम कर रहे हो, ठीक है, तो जो अगली चीज आपने छोड़ दी है काम करने के लिए वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ओके। देन यू हैव टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि जो पैसे की कीमत आज है वो कल नहीं होगी, ठीक है। टाइम के साथ मनी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती है, ओके। एंड फिर आता है डिमांड पे। डिमांड मतलब कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कितना ज्यादा जो है पूछा जाएगा एंड हाउ मच कस्टमर विल बी विलिंग टू बाय योर प्रोडक्ट, ओके। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आता है जो हमको बताता है कि उसका इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के साथ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड का मेनली इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस के साथ, मतलब प्राइस जो है वो बढ़ा तो डिमांड कम और प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज़्यादा, ठीक है। सेल आई तो डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। गिफन गुड्स, वेबलेन गुड्स और नेसेसिटीज। गिफन मतलब बहुत इंफीरियर गुड्स हैं, अगर उसकी प्राइस आप और कम कर दो तो लोग लेना ही बंद कर देंगे, या बढ़ा दो तो अब लोग बेटर चीज़ों पे स्विच हो जाएंगे। तो जो गिफन है वो बहुत इंफीरियर गुड्स होते हैं, तो अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो कोई प्रेफर नहीं करेगा। देन वेबलिन गुड्स बहुत स्टेटस सिंबलिक गुड्स होते हैं, यहाँ पे प्राइस बढ़ता भी जाएगा तो भी पीपल विल एंड अप बाइंग। और फिर नेसेसिटीज, नेसेसिटीज मतलब आपके मेडिसिन हो गए एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो वो तो आप दोगे ही दोगे, रेंट एक्सेट्रा, चाहे वो कितना ही बढ़े, ठीक है। फिर आता है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमको ये बताता है कि किसी भी एक कंपोनेंट के चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होता है। तो अगर वो कंपोनेंट प्राइस है तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम है तो इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या असर पड़ा, ठीक है। ये मेनली जो है आपके सब्सटीट्यूट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ जो है वो काम आता है क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। और अगर आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो अनरिलेटेड है, ओके। फिर
आपकी एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी मतलब कि आप अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, राइट, तो उसमें उस एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करने के बाद आपको कितना जो है उससे रिटर्न मिल रहा है। ओके, अब डिमांड फोरकास्टिंग के कुछ टूल्स होते हैं। क्वालिटेटिव में आपका डेल्फाई और सर्वे आ जाएगा, और क्वांटिटेटिव में आपका ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन और मूविंग एवरेज। ठीक है, अब देख लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। तो पहला है आपका परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट कंपटीशन वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं लेकिन एक तरीके के गुड्स मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइस होता है गुड्स का वो मार्केट फोर्सेस या डिमांड जितनी है उस प्रोडक्ट की उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई हमारे पास बहुत टिपिकल एग्जांपल तो नहीं है इस मार्केट का, लेकिन आप सब्जी मंडी ले सकते हो। एक तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, ऑलमोस्ट सबके सेम प्राइस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर, और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, फिर आपकी मोनोपोली मतलब कि सिंगल सेलर है, एक ही सेलर है जो पूरे मार्केट को डोमिनेट करता है, क्योंकि ही इज द ओनली वन इन द मार्केट, ही कैन सेट हिज ओन प्राइस एंड दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड। ओके, फिर आपका मोनोपोलिस्टिक, यहाँ पे मेनी सेलर्स आर देयर विद डिफरेंशिएटेड गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू देयर यूएसपी और व्हाटएवर। ओके, देन यू हैव ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, और यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो किंग डिमांड कर्व के थ्रू होता है। और एक और मार्केट स्ट्रक्चर जो है ओलिगोपोली के विजन आता है, जो है आपका डुओपोली। यहाँ पे दो सेलर्स होते हैं। ठीक है, एंड नाउ दिस रिलाइज बिटवीन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, क्योंकि एक भी नहीं है और फ्यू भी नहीं है, स्पेसिफिकली दो है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डुओपोली। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम आपका बेसिकली वो टोटल इनकम होता है जो एक कंट्री ने एक पूरे साल में कमाया होता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, डोमेस्टिक में हम अपनी फॉरेन इनकम को भी ऐड कर देंगे तो वो जीएनपी बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर ग्रॉस मतलब ग्रॉस में से हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने के लिए नेशनल में से आप फॉरेन इनकम को माइनस कर दो तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपकी जो मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के, वो होते हैं आउटपुट मेथड। ठीक है, फिर होता है इनकम मेथड, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में आपको अगले वीडियो में कराया हुआ है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो जाके देख लीजिए, अदरवाइज फॉर नाउ दिस इज इनफ। ओके, और जीडीपी डिफ्लेटर एक बार पूछा गया था, और कैलकुलेशन के लिए मैनेजमेंट में इतने कभी सवाल आते नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इससे ही आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत हद तक आप करेक्ट कर पाओगे। तो जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली यू नो एक्सप्लेन्स नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जो भी आपकी जीडीपी होती है और रियल जीडीपी जो होती है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप उसको ही क्या बोलते हो, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है डिमांड पुल की वजह से, एक होती है कॉस्ट पुश की वजह से, एक होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो अभी आ रही है, गैलपिंग इन्फ्लेशन मतलब कि आपको जो है प्राइजेस बहुत तेजी से, मतलब नॉट बहुत तेजी से लेकिन अच्छा खासा बाउंस होते हुए दिख रहे हैं, और हाइपर इन्फ्लेशन मतलब कि व्हेन प्राइजेस आर राइजिंग बिल्कुल ऑन अनदर लेवल, लाइक एवरी नेक्स्ट डे यू आर गेटिंग अप एंड द प्राइजेस आर गोइंग इनसीन। ठीक है, अब इसके बहुत सारे मेजर्स होते हैं नापने के, जीडीपी डिफ्लेटर इज वन ऑफ देम। अब स्टैगफ्लेशन देख लीजिए। स्टैगफ्लेशन मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपका इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब महंगाई भी उसी तेज़ी से बढ़ रही है जितना कि अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो महंगाई भी और लोगों के पास काम भी नहीं है। ठीक है, अब बिजनेस एथिक्स मतलब कि मोरल और प्रिंसिपल, ठीक है, जो आपके बिजनेस के गाइडिंग बिहेवियर की तरह होते हैं। ठीक है, अब कैरल ने एक पिरामिड दिया था जहाँ पर उन्होंने बोला था कि आपको पहले इकोनॉमिक चीज़ें देखनी है, इकोनॉमिक चीज़ों पे ध्यान रखना है, फिर लीगल, फिर एथिकल और फिर फिलेंथ्रोपिक। ओके, फिर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल, मतलब कि आपको बेसिकली अपने बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस रखना चाहिए। अब एथिकल डिलेमा का मतलब ये डिलेमा होता है कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑल्टरनेटिव्स के बीच में। ठीक है, मतलब कि आप एथिकली जो है, एथिकल होना ना होना कोई क्राइम नहीं है, राइट। तो वो डिलेमा मतलब कि आप हमेशा इस सोच में रहेंगे कि मैं कौन से ऑल्टरनेटिव को चूज करूं जो एथिकल भी हो और मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट भी हो। ठीक है, और ट्रस्ट मी बिजनेस में ऐसा कोई परफेक्ट चॉइस नहीं होता, समटाइम्स यू माइट हैव टू गो सेल्फिश टू गेट योर थिंग्स डन। ठीक है, अब वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मोरल वैल्यूज और इंटीग्रिटी पे बिल्ट रहती है। ओके, तो इसी के साथ आपका यूनिट 1 इज डन एंड वी आर बिगिनिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच इज योर यूनिट 2। तो ओबी जो है वो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर।
ठीक है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाउ पीपल थिंक, फील, एक्ट और वर्क इज योर ओबी, राइट। ये फोकस करता है 3 पर्टिकुलर सेगमेंट्स में, पहला इंडिविजुअल, फिर एक ग्रुप, फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बिहेवियर। ठीक है, अब ये हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए, मोटिवेशन इंक्रीज कर पाए, टीम वर्क और ज़्यादा जो है अच्छा हो जाए और लीडरशिप इम्पैक्टफुल रहे, साथ ही साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो जाए। अब जो आपकी मेजर ओबी की थ्योरीज है वो हम देख लेते हैं। इसमें मेजरली आपकी मोटिवेटिव थ्योरीज आती है। पिछले 2025 जो जून 2025 का पेपर था, इतने आसान सवाल पूछते हैं। मैस्लो नीड हायरार्की ऑफ थ्योरी, अब्राहम मैस्लो लिखा, आपको मैच करना है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है। ठीक है, तो उस हिसाब से इतना कंटेंट इज मोर देन इनफ मेन आइडियाज के हिसाब से, मतलब आपके पक्के 2 नंबर हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से, राइट। तो मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, जहाँ पे उन्होंने फिजियोलॉजिकल से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक की नीड्स डिवाइड की थी, और उन्होंने बोला था कि बंदा जब पहला लेवल कंप्लीट कर लेगा तभी आगे के लिए बढ़ेगा। देन यू हैव हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, जहाँ पे उन्होंने हाइजीन फैक्टर्स बोले थे जो डिससैटिस्फैक्शन प्रिवेंट करते हैं, और दूसरे फैक्टर्स थे मोटिवेटर्स जो सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, देन यू हैव मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और वाई। थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज जो है वो काम करना नहीं चाहते और उनको कंट्रोल करना चाहिए, और वाई के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंजॉय करते हैं। फिर आपकी एल्डोफर की ईआरजी थ्योरी, ईआरजी इज बेसिकली एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। तो जो मैस्लो की 5 लेवल की थ्योरी थी उसको इन्होंने जो है कंप्रेस करके 3 स्टेजेस में डाल दिया है। देन यू हैव मैकलेलन नीड्स थ्योरी। तो यहाँ पे वो 3 नीड्स की बात करते हैं, बोलते हैं एक इंसान को नीड होती है अचीवमेंट की, एफिलिएशन की और पावर की। देन यू हैव ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, तो ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में आपका मोटिवेशन को एक फॉर्मूले के थ्रू डिफाइन किया गया है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड बैलेंस। ठीक है, तो इन तीनों के प्रोडक्ट को जो है आप मोटिवेशन बोलते हो। तो अगर ये तीनों हाई हैं तो मोटिवेशन जो है वो ज्यादा होगा। फिर है आपका एडम्स इक्विटी थ्योरी, ये बोलता है कि पीपल कंपेयर इनपुट्स फ्रॉम आउटपुट्स। ठीक है, तो जो भी आप किसी भी इंसान का अगर आप बिहेवियर नोटिस करोगे तो दैट इज मेनली फ्रॉम जो भी आप उनको एज एन ऑर्गेनाइजेशन इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो आप जैसे उनको इनपुट्स दोगे, लाइक व्हाटएवर वे यू विल ट्राई टू मेक देम सेटिस्फाइड, द मोर यू विल मेक देम सेटिस्फाइड द मोर आउटपुट दे गोना गिव टू द ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। फिर स्किनर की री इन्फोर्समेंट थ्योरी थी, ये बोलते हैं कि किसी भी इंसान का बिहेवियर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस पे शेप्ड होता है। अब वो 2 तरीके के बिहेवियर्स हो सकते हैं, या तो उसको कोई रिवॉर्ड मिले वो काम करने के बाद, तब वो एक्साइटेड होगा काम करने के लिए, या तो फिर उसको आप पनिश करो काम ना करने पे, इसलिए वो ड्रेडफुली काम करेगा। ठीक है, फिर आपका बैंडरा सोशल लर्निंग। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि पीपल जो है वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से सीखते हैं, तो अगर उनके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है तो दे गोना लर्न बेटर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर की। तो पर्सनालिटी जो है, अब अभी हमने 3 कंपोनेंट्स देखे, इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो इंडिविजुअल बिहेवियर में मेनली इंसान आएगा जिसकी पर्सनालिटी सबसे पहला कंपोनेंट हो जाएगी इंडिविजुअल बिहेवियर की। ये किसी भी इंसान के यूनिक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं और पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है जो उसके पूरे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। फिर है अब इंडिविजुअल थ्योरीज, मतलब जो पर्सनालिटी है उसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एक्सट्रोवर्ट हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया, उसके अलावा भी टाइप ए पर्सनालिटी जो कॉम्पिटेटिव होती है, टाइप बी पर्सनालिटी जो काम होती है, इसके अलावा भी और बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि ट्रेट थ्योरी जो बोलती है कि हर इंसान जो है वो एक तरीके के ट्रेट के साथ बॉर्न होता है तभी आप उसको लीडर बोलते हो। ठीक है, इसी में एक बिग 5 ओशन करके जो है ट्रेट्स हैं जो एक इंसान के अंदर होने चाहिए, वो है ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, तो ये पांचों को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं परसेप्शन पे। परसेप्शन बेसिकली एक प्रोसेस होता है कोई भी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके, उसको इंटरप्रेट करके अपने हिसाब से उसका कोई मतलब निकालना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन। अब यहाँ पे कुछ एरर्स हो सकते हैं जब भी आप कोई चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसे कि हेलो इफेक्ट, मतलब कि एक कोई भी आपने ट्रेड देखा और अब आप उस इंसान का पूरा जजमेंट जो है वो एक ट्रेड देख के बना ले रहे हो। स्टीरियोटाइपिंग, मतलब कि किसी के ग्रुप को देख के उसको जज करना, जैसे जेंजीज, अब सब एक जैसे नहीं होंगे बट वी जज, राइट। फिर है प्रोजेक्शन, मतलब कि अपने ट्रेड्स दूसरों में देखना और उसको अपनी तरह समझना। और फिर है सिलेक्टिव परसेप्शन, मतलब आप सिर्फ उतनी चीजें देख रहे हो जितना आप देखना चाहते हो। ओके, कमिंग टू वैल्यूज, वैल्यूज जो हैं वो आपके डीप बिलीव्स होते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, और एटीट्यूड इज बेसिकली लर्नड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अब आप सोचोगे इतना आसान चीज क्यों पढ़ा रही हूँ मैं,
पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा या वो PYQ सॉल्व नहीं किया ना, तो मैंने पूरा सॉल्व विथ मी करके एक वीडियो डाला है, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन समझाया। उसमें एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे आपसे पर्सनालिटी, परसेप्शन और एटीट्यूड और मोटिवेशन की सिर्फ डेफिनेशन मैच करने के लिए दी थी। मतलब इतने आसान 2 नंबर दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ नहीं पता है तो यू माइट गेट कंफ्यूज है, ठीक है। अब साथ ही एटीट्यूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव मतलब जो आप सोचते हो, ठीक है, फीलिंग जो आप फील करते हो, और बिहेवियर जो आप एक्ट करते हो, ठीक है। अब लर्निंग जो है उसमें लर्निंग मतलब आपका लर्न बिहेवियर, मतलब बाय द कोर्स ऑफ टाइम आप कितनी चीज़ों के सामने आए हो और आपने कितनी चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट किया, दैट इज लर्निंग, ठीक है। अब इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब कि जो आपका रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, आपको जो सिखाया जाता है वो आप अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हो, और ये पावलोव ने दी है। और फिर दूसरा आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर ने दी है, दैट इज ऑल्सो लर्निंग थ्योरी, ठीक है। और फिर सोशल लर्निंग बैंड्यूरा ने दी थी, जहाँ पे लर्निंग जो है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है। अब बात कर लेते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन जो है वो किसी भी इंसान का इंटरनल ड्राइव होता है जो उसके बिहेवियर को एनर्जाइज करता है, जिससे कि वो अच्छा काम कर सके, ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, एंड देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑन मोटिवेशन जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलिए नाउ विल टॉक अबाउट ग्रुप बिहेवियर विच इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ OB। तो अब ग्रुप डायनामिक्स मतलब ग्रुप किस तरीके के हो सकते हैं। तो पहला आपका फॉर्मल ग्रुप हो सकता है जो वर्क रिलेटेड हो, या इनफॉर्मल ग्रुप हो सकता है जो सोशल या फ्रेंडशिप बेस्ड हो। अब टकमान के कुछ स्टेजेस हैं ग्रुप डेवलपमेंट के विच आर वेरी रिपीटेटिव एंड इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। फॉर्मिंग मतलब ग्रुप का ओरिएंटेशन होना, सबका आपस में मिलना। स्टॉर्मिंग मतलब मिलने के बाद लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, फिर लोग कॉपरेट करते हैं, सेटल होते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं, और फिर डिसबैंड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं वंस द वर्क इज डन, राइट। अब आती है लीडरशिप। लीडरशिप यहाँ पे कैसे इनैक्ट करता है ग्रुप डायनामिक्स में। लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लीडर ही लोगों को गोल की तरफ गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे स्टाइल हो जाएंगे आपके ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लीजस फेरी, ठीक है। ऑटोक्रेटिक जिसके पास जो बहुत अथॉरिटी रखता है, डेमोक्रेटिक मतलब कि जो लोगों के ओपिनियंस भी मानता है, लीजस फेरी मतलब जिसने पूरा सब कुछ लोगों के हाथ में छोड़ दिया है, ठीक है। अब एक ओहायो स्टडीज हुई थी जिसपे उन्होंने ग्रुप बिहेवियर को मेजरली जो है कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की तरफ डिफाइन किया है। फिर मिशिगन स्टडीज में बोला है कि एम्प्लॉय सेंटर्ड और प्रोडक्शन सेंटर्ड होना चाहिए आपका ग्रुप। देन मैनेजरियल ग्रिड बताया था ब्लेक और माउंटेन ने, जहाँ पे बोला था कि कंसर्न फॉर पीपल वर्सेस प्रोडक्शन दोनों को आपको बैलेंस करके चलना चाहिए इन ग्रुप्स, ओके। फिर आपके कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेस ट्रांजैक्शनल। तो ट्रांसफॉर्मेशनल चीजें वो होती हैं जो आपको इंस्पायर करें, चेंज लाए, विजन दें, और ट्रांजैक्शनल मतलब कि जो आपको रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट दे। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है ग्रुप में लोगों का इंडिविजुअल बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है और ग्रुप अच्छे से परफॉर्म करता है, अगर उनके पास कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशनल या ट्रांजैक्शनल मोटिव्स हैं तो, ठीक है, या इन्फ्लुएंस है तो, ठीक है। अब टीम बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि साथ में आके कोलैबोरेट करना, ट्रस्ट करना। सिनर्जी मींस सबकी एनर्जी जब इकट्ठा मिल जाए तो दैट इज सिनर्जी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना, ठीक है। अब दैट्स दिस वर्ड विच इज नोन एज ग्रुप थिंक, ठीक है। तो ग्रुप डिसीजन में प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें ग्रुप थिंक दैट इज वेरी रेपिटेटिव एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पर्सपेक्टिव। तो ग्रुप थिंक का मतलब होता है कि प्रेशर टू अग्री, ठीक है। मतलब जब लोग एक ग्रुप में होते हैं तो कुछ लोगों के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आप अग्री करो, और यहाँ पे क्रिएटिविटी जो है वो किल हो जाती है क्योंकि समवन एल्स इज लाइक डोमिनेटिंग द ग्रुप एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कांट से अ वर्ड दैट, ठीक है। फिर ग्रुप शिफ्ट मतलब कि मोर एक्सट्रीम डिसीजंस इन ग्रुप। मतलब लोग जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिसीजंस लेने लगते हैं जो बाकी सारे लोग उससे कंफर्टेबल नहीं होते। और देयर कुड बी अ वेरियस प्रॉब्लमेटिक थिंग, लेकिन ये मेजरली 2 पूछे गए थे तो आप डिस्कस्ड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और क्लाइमेट की। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करते हैं अब, जो कि आपके शेयर्ड वैल्यू, बिलीफ और काम करने का तरीका होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आपका कल्चर स्ट्रांग होता है तो यहाँ पे सबकी अग्रीमेंट्स जो है वो हाई होती हैं, जैसे कि लोगों का जो बिहेवियर वो कंसिस्टेंट होता है, और आपके जो है बहुत सारी चीजें आप जो है वो अवॉइड कर पाओगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ रन करेगा, ठीक है। अब कल्चर जो है वो लर्न होता है, ट्रांसफर्ड होता है एक एम्प्लॉय से दूसरे में, और एम्प्लॉय के बिहेवियर को शेप करता है, ठीक है। तो कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले दिन से आपका कल्चर नहीं सीख पाएगा, लेकिन बीइंग देयर ही और शी विल बी एबल टू लर्न इट, राइट। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब है एम्प्लॉय का परसेप्शन क्या है वर्क एनवायरनमेंट के रिलेटेड। मतलब आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है उसके बारे में एम्प्लॉय क्या सोचता है, उसकी विचार क्या है, ठीक है। अब क्लाइमेट जो है वो सपोर्टिव हो सकता है, इनोवेटिव हो सकता है, अथॉरिटेटिव हो सकता है, ठीक है। अब वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का मतलब है कि बहुत अलग अलग तरीके से लोग जो है वो एक जगह पे काम करने आते हैं, उनके जेंडर, एज, रेस, एजुकेशन, वैल्यूज, एबिलिटी सब कुछ अलग हो सकते हैं। तो उसको हम क्या
क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ठीक है। अब क्रॉस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर मतलब दूसरे कंट्रीज के लोगों का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना, सो दैट आप एमएनसीज में अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। इसको हम हॉफस्टेड कल्चरल डायमेंशन भी बोलते हैं, ओके, याद रखिएगा। चलिए अब हम एचआरएम सेक्शन देख लेते हैं क्विकली। एचआरएम इज बेसिकली मैनेजिंग पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं उनको मैनेज करना, सो दैट अपना परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन बैलेंस आउट कर पाए, राइट। अब यहाँ पे जो आपका फोकस है वो मेनली इन चीजों पे होगा, विच इज योर रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखना, सो दैट वो छोड़ के ना जाए, राइट। अब इसके अलावा रीसेंट ट्रेंड्स जो हैं वो आपके एचआरएम में जो फॉलो किए जाते हैं, दैट इज एचआर एनालिटिक्स, गिग वर्कफोर्स, रिमोट वर्किंग और ईएचआरएम, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछा गया इसलिए मैंने लिख दिया, प्लीज लिखो, याद करो, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि राइट पीपल इन राइट जॉब एट राइट टाइम, सही आदमी सही जॉब के लिए सही टाइम पे मिल जाना, ठीक है। अब उसके स्टेप्स क्या होंगे प्लानिंग के, पहले मैन पावर नीड को फोकस करना, पता लगाना कि आपको कितने बंदों की जरूरत है। फिर मैन पावर इन्वेंट्री, मतलब आपका जो करंट स्टॉक है उसको एनालाइज करना, कितने लोग ऑलरेडी हैं उनको देखना। गैप एनालिसिस, मतलब कितने की जरूरत है और कितने अभी हैं, उसके बीच में कितना गैप है उसको एनालाइज करना। और फिर जितने गैप निकल जाए उतने लोगों को हायर करने के लिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ये सारी चीजें करना। और आखिर में रिव्यू और कंट्रोल करना, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट जो है ये कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अब इसके दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल, या तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी को प्रमोट करके जो है गैप फिल कर सकते हो, या एक्सटर्नल जहाँ पे आप कैंपस, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें करते हो। सिलेक्शन जो है वो प्रोसेस होता है जहाँ पे एक राइट कैंडिडेट को आप चूज करते हो, उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उसमें टेस्ट, इंटरव्यूज और रेफरेंसेज, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इंडक्शन और ओरिएंटेशन फेज, ठीक है। अब यहाँ पे इंडक्शन का मतलब होता है जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और रोल से इंट्रोड्यूस कराना। अगर स्किल बिल्डिंग की जरूरत हो करंट जॉब के लिए तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग जो है एक शॉर्ट टर्म नीड स्किल अपलिफ्टमेंट होता है जो आप बिगिनिंग में करते हैं जॉब की, किसी को अपने जॉब के लिए फिट बनाने के लिए। लेकिन डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ फॉर फ्यूचर रोल्स ऑफ दैट इंडिविजुअल। अब ट्रेनिंग के मेथड जो है वो ऑन द जॉब, मतलब कि काम करने के साथ साथ दे सकते हो, या ऑफ द जॉब जो कि क्लासरूम और सिमुलेशन, केस स्टडी और रोल प्ले बेस्ड ट्रेनिंग होते हैं जो आपको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के बाहर दी जाती है, सो दैट यू कैन कम एंड परफॉर्म इनटू द एक्चुअल वर्क फील्ड प्रॉपर्ली। अब बात कर लेते हैं जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन और कंपनसेशन की। तो जॉब एनालिसिस का मतलब होता है जॉब की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। अब जॉब एनालिसिस के अंदर दो बाइफिकेशन आ जाएंगे आपके, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आएगा व्हाट जॉब कंटेन्स, मतलब जॉब किस बारे में, आप जॉब को जो है पूरा डिफाइन करोगे, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब स्पेसिफिकेशन में आएगा कि जॉब करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है इंसान के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन डी से याद रखिएगा, वो जॉब का डिस्क्रिप्शन है। स्पेसिफिकेशन मींस इंसान के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए। इन दोनों को कंबाइन हम जॉब एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब जॉब इवैल्यूएशन मतलब कि डिटरमाइन करना वर्थ या फिर वैल्यू उस जॉब की, सो दैट आप जो वेजेस और कंपनसेशन ये सारी चीजें जो है वो डिफाइन कर पाए। अब इसको आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, रैंकिंग मेथड से, क्लासिफिकेशन से, पॉइंट रेटिंग से और फैक्टर कंपैरिजन से, ठीक है। अब कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे आपके वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स, बोनस, फ्रिंज बेनिफिट्स, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। और इन सारी चीजों को हम ऐसे कॉम्बिनेशन में इसलिए रखते हैं सो दैट हम ज्यादा अच्छे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर पाए, उनको लॉन्गर रिटेन कर पाए और वो इनफ मोटिवेटेड रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहने में, राइट। चलिए अब हम आ गए आपकी यूनिट 3 पे, विच इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी, पहले ये देख लेते हैं ये क्या होता है। किसी भी जिस भी ह्यूमन रिसोर्स को आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया है उसकी डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, सो दैट जो आपका एम्प्लॉय है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के रोल्स को अच्छे से कर पाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन, ये सारी चीजें जो है आ जाएंगी विद इन एचआरडी, ठीक है। आप जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे आप ये सारी चीजें कर सकते हो वो है बाय हैविंग वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, काउंसलिंग सेशंस, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, परफॉर्मेंस फीडबैक, ठीक है। अब परफॉर्मेंस और पोटेंशियल अप्रेजल देख लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस कि अगर आप किसी के परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करोगे,
तो उसके दो मेथड्स हो जाएंगे। पहला आपका सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन, इसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ओवर अ पीरियड मेजर किया जाएगा। इसका पर्पस ये होता है कि उसका प्रमोशन करना, इंक्रीमेंट करना, ट्रेनिंग नीड अगर है तो ट्रेनिंग देना, बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस को असेस करना। अब उसके दो ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर देते हैं किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, टेक्निक्स या मेथड। तो पहले आपका ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल में आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल, रैंकिंग, चेकलिस्ट और पेड कंपैरिजन, ठीक है। और मॉडर्न में आ जाएगा आपका 360 डिग्री, 720 भी होता है आजकल, ठीक है, जहां आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी जाके उसकी नॉलेज लेने की कोशिश करते हो। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बार्स विच इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल और असेसमेंट सेंटर्स। पिछले ही साइकिल में आपसे पूछा गया था कि विच इज नॉट द मॉडर्न टेक्निक, ठीक है। तो आपका 360 दिया था, एमबीओ दिया था, बार्स दिया था, और एक आई थिंक पेड कंपैरिजन दिया था। तो आपको पेड कंपैरिजन टिक करना था और आपके 2 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाते हैं, ठीक है। फिर पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब ये होता है कि ऐसा आइडेंटिफाई के अपने एम्प्लॉय के फ्यूचर ग्रोथ कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना, उसको हायर रोल्स देना, सो दैट उसका पोटेंशियल जो है अप्रेजल हो पाए या फ्यूचर में वो जो है आगे बढ़ पाए। बात कर लेते हैं करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट की। तो करियर बेसिकली क्या होता है, सीरीज ऑफ वर्क रिलेटेड पोजीशन हेल्ड थ्रू आउट लाइफ। जब भी आपने अपने पूरे जीवन में कोई वर्क रिलेटेड प्रोसेस किया है या पोजीशंस को होल्ड करके रखा है, वही आपका करियर है, ठीक है। अब करियर प्लानिंग इंश्योर करता है कि आपके करियर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ करियर गोल्स को अलाइन कर सके, ठीक है। मतलब कि करियर प्लानिंग के विद ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ इंडिविजुअल के जो करियर रिलेटेड गोल्स होते हैं उनको भी अलाइन करना, सो दैट आप उनको ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक के लिए रिटेन कर पाओ, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स होते हैं। सक्सेशन प्लानिंग मतलब कि उनकी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स है उनका फ्यूचर सोचना, ठीक है। मेंटरिंग करना, जॉब रोटेशन करना, जॉब एनरिचमेंट करना, सो दैट वो बिगर बेटर चीजें सीख पाए, ठीक है। अब करियर की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। पहला है आपकी एक्सप्लोरेशन स्टेज, जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हो। फिर आप स्टेब्लिशमेंट आता है, मतलब कि आपने जो भी चूज कर लिया आप उसमें सेटल होना चाहोगे। फिर मिड करियर आता है, जहाँ पे आप अपने करियर के ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो वेर यू नो एवरीथिंग अबाउट योर फील्ड एंड यूर डूइंग ग्रेट। लेट करियर, ठीक है, जहाँ पे आप जो है ऑलमोस्ट अपने करियर के एंड तक पहुंच गए हो, यू हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड नाउ यू डोंट हैव एनीथिंग न्यू टू गिव टू द ऑर्गेनाइजेशन और वेरेवर यू आर वर्किंग। उसके बाद आपका डिक्लाइन या रिटायरमेंट आ जाएगा, राइट। तो ये सारे करियर स्टेजेस जो है वो होते हैं, ओके। अब जॉब सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ देख लेते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि इमोशनल रिस्पॉन्स जो भी आपका है किसी भी जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड, दैट इज योर जॉब सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे जो आपको इंश्योर करेंगे कि जॉब सेटिस्फैक्शन है या नहीं। पे मतलब कि आपको पैसा कितना मिल रहा है, वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, सुपरविजन मतलब आपको किस तरीके से जो है सुपरवाइज किया जा रहा है, आपको कितनी पहचान मिल रही है और कितनी ग्रोथ मिल रही है, ये सारी फैक्टर्स जो हैं वो आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन के अंदर आ जाएंगे। अब क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक सेफ, हेल्दी और सेटिस्फाइंग वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय जो है वो काम कर पाए। अब इसके क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, लोगों को पार्टिसिपेटिव फील कराना, करियर ग्रोथ हो, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, और जॉब सिक्योरिटी हो, राइट। चलिए अब देख लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो इस पूरी यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन डील करता है रिलेशनशिप को मैनेज करना एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर और यूनियंस और गवर्नमेंट के बीच, ठीक है। अब क्योंकि एम्प्लॉयज हर जगह जो है इतने पावरफुल नहीं होते कि एम्प्लॉयर से लड़ पाए, तो उनको बैक करने के लिए यूनियंस बनाए जाते हैं जिनको गवर्नमेंट भी एड करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय यूनियन और गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज योर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। इसका मेन एम होता है पीसफुल और प्रोडक्टिविटी बनाए रखना वर्क प्लेस में, पीसफुल फॉर वर्कर्स एंड फॉर एम्प्लॉयर्स एज वेल, क्योंकि दोनों ही जगह जो है वो प्रोडक्टिविटी और पीसफुलनेस की जरूरत है। देन यू हैव कॉम्पोनेंट्स। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, आपके ट्रेड यूनियंस आ जाएंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवियंस हैंडलिंग, लेबर लॉज एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे कई सवाल आते हैं, तो अभी हम वो आगे देखेंगे। और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की जो अप्रोचेस होती है वो देख लेते हैं। यूनिटरी अप्रोच, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फैमिली की तरह होती है, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब नॉर्मल होते हैं, मतलब कि बहुत रेयरली होते हैं, ओके। फिर आपकी प्यूरलिस्टिक, ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है यहाँ पे नेचुरल होते हैं, मतलब जैसे कोई भी नेचुरल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स हैं तो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी जाएंगे, बट दैट इज लाइक डूएबल, ठीक है। फिर है मार्क्सिस्ट, ये वो अप्रोच होती है जहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है, ठीक है। क्लास मतलब कि अलग अलग क्लासेस के जो वर्कर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, तो ये मार्क्सिस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
बात कर लेते हैं ट्रेड यूनियन की। एक ऐसा एसोसिएशन होता है वर्कर्स का जो प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स के राइट्स को, वेजेस को, वर्किंग कंडीशन को। इनका फंक्शन जो होता है वो होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वेलफेयर एक्टिविटीज और पॉलिटिकल सपोर्ट। और ये क्यों करते हैं लोग? इन प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि कोई भी नहीं, ट्रेड यूनियंस को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? वो इंटर यूनियन राइवलरी, एक ट्रेड यूनियन दूसरी ट्रेड यूनियन से भिड़ जा रही है क्योंकि वो आपस में कॉम्पिटेटिव हो रहे हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाए उनके ऊपर, या फिर बहुत सारी यूनियन इकट्ठा हो जाए, तो उसके बाद एम्प्लॉयर को तो बहुत ही ज्यादा इशू हो जाएगा। ठीक है, बाकी आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रेड यूनियन। बात कर रहे थे कलेक्टिव बार्गेनिंग की, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एम्प्लॉयर और यूनियन जो है वो नेगोशिएट करते हैं वेजेस, बेनिफिट्स, कंडीशन, बेसिकली बार्गेन करना अपने जो भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बिहाफ पे यूनियन, सो दैट वो एक कॉमन सेटलमेंट पे आ पाए। ठीक है, अब इसके स्टेप्स होते हैं, पहले प्रिपेयर करना, व्हाट टू स्पीक, फिर उसके बाद डिस्कशन होना, फिर नेगोशिएट करना, फिर अग्रीमेंट बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, अभी बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटीग्रेटिव, प्रोडक्टिव बार्गेनिंग और कंपोजिट बार्गेनिंग। ठीक है, प्रोडक्टिव बार्गेनिंग जहाँ पे आप दोनों जो हैं अपना अपना बेनिफिट देख के और प्रोडक्टिविटी का ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले रहे हैं, लाइक दैट। ओके, कंपोजिट बार्गेनिंग जहाँ पे आप दोनों की जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको लेके मिला दे रहे हो और आप उस हिसाब से फिर डिसीजन ले रहे हो। ओके, बात कर लेते हैं एम्प्लॉय डिसिप्लिन की। तो ऑर्डरली बिहेवियर और डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला हो गया आपका प्रिवेंटिव और दूसरा हो गया करेक्टिव। ठीक है, आप एम्प्लॉय जो है वो अपने डिसिप्लिन को पहले तो मतलब पहले से ही वो रूल जान लें ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और फिर वैसे बिहेव करे, और अगर कभी जस्ट इन केस मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके पास करेक्टिव डिसिप्लिन भी होना चाहिए जहाँ पे वो कोई भी एक्शन कंडक्ट होने के बाद अपना बिहेवियर जो है वो करेक्ट कर ले। ठीक है, अब इसके प्रोसीजर जो होते हैं वो होते हैं चार्ज शीट, मतलब कि किसी ने कुछ गलत किया तो उसके ऊपर चार्ज शीट आएगी, फिर इंक्वायरी होगी, फिर हियरिंग होगी, फिर उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, लास्टली वी हैव ग्रेवियंस हैंडलिंग। ग्रेवियंस मतलब डिससैटिस्फैक्शन रिलेटेड टू वर्क। अगर किसी भी एम्प्लॉय को डिससैटिस्फैक्शन है काम से रिलेटेड तो उसको सॉल्व करना, हैंडल करना, दैट इज योर ग्रेवियंस हैंडलिंग। ठीक है, अब ग्रेवियंस में जो स्टेप आ जाएगी वो है एम्प्लॉय रिपोर्ट करेगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर सोल्यूशन आएगा और फिर एम्प्लॉय से रिव्यू लिया जाएगा कि वेदर ही सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, अब ये भी इसके भी मॉडल्स होते हैं। एक होता है ओपन डोर पॉलिसी जहाँ पे कोई भी कभी भी आके अपना ग्रेवेंस जो है या प्रॉब्लम जो है वो बोल सकता है, या फिर स्टेप लैडर पॉलिसी जहाँ पे आपका ग्रेवेंस जो है वो लैडर के थ्रू फ्लो होके जो भी डिसीजनल अथॉरिटी है उस तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज प्लान्ड एफर्ट टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और हेल्थ को इम्प्रूव करने को जो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ पे मॉडिफिकेशन और पार्टिसिपेशन की रिक्वायर होती है, और जो टेक्निक्स है ये सारी चीज़ें करने के लिए वो है सेंसिटिव ट्रेनिंग, जिसको टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं, सर्वे, फीडबैक, टीम बिल्डिंग, ग्रिड ट्रेनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज नहीं चाहते, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज। और इसके कॉजेज क्या होते हैं? फियर टू अननोन, मतलब लोगों को जो चीजें आने वाली है उनकी उनसे रिलेटेड डर है क्योंकि वो उन चीजों को जानते नहीं है। जॉब इनसिक्योरिटी हो जाना, और जिस भी इन्वायरमेंट में आप अभी उसकी हैबिट लग जाना, जिससे कमिंग फ्यूचर में आप चेंज नहीं चाहते, राइट? फिर आप इससे ओवरकम कैसे कर सकते हो? लोगों से कम्युनिकेशन किया जाए, एम्प्लॉय से जो रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को उनको कम्युनिकेट किया जाए, उनको बोला जाए कि आप भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो, सो दैट उनको जो है जॉब इनसिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें ना हो, उनको सपोर्ट करना, और जो भी न्यू चीज़ें आप ला रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके लिए ट्रेन करना। ठीक है, नाउ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, अभी ही आई थिंक इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था HRIS पे, व्हाट आर ऑल द लाइक आउट ऑफ ऑल द above statement, like below statement, what are all belongs to HRIS, ऐसा कुछ। ठीक है, और HRIS का फुल फॉर्म भी नहीं है, तो अगर आप इतना भी पढ़ के जाओगे ना तो आप आसानी से सवाल जो है वो कर पाओगे। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, नाम भी पता हो तो आप इजीली सारी चीजें टिक करके आ जाओगे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो आपके सिस्टम में डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और रिट्रीव करता है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारे डेटा को। ठीक है, ये हेल्प करता है आपको पेरोल मैनेज करने के लिए, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, प्लानिंग, ये सारी चीजों के लिए। ठीक है, एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एक्यूरेसी, स्पीड एंड डिसीजन सपोर्ट। ठीक है, चलिए
अब लेबर लॉस जो हैं इनको आप अगर पढ़ रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हर बार लेबर लॉ से कोई ना कोई सवाल जो है वो आ ही रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल डेटा लिखा हुआ है, मैं आपको रीड आउट करूंगी तो इट विल मेक नो सेंस, बट फिर भी जैसे आपका फैक्ट्रीज एक्ट है वो 1948 में आया था, जो इंश्योर करता है हेल्थ और सेफ्टी वेलफेयर वर्कर्स की फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वर्किंग आवर्स, लीव्स, वेजेस, क्लंजीनेस, वेंटिलेशन कहाँ कैसा होना चाहिए, ये सारे नॉर्म्स के बारे में जो है इसके अंदर लिखा हुआ है। और वेलफेयर फैसिलिटीज होनी चाहिए लेबर के लिए, जैसे कैंटीन, फर्स्ट एड, ठीक है, रेस्ट रूम्स एक्सेट्रा। ठीक है, और यहाँ पे इस फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के विद इन चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है, मतलब यू कांट हैव अ चाइल्ड वर्किंग एज लेबर बिलो 14 ईयर्स। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं ये फैक्चुअल डेटा है, और ये सारे जो हैं लेबर लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये शायद मैंने एक्चुअल वीडियो में भी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद आई थॉट दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम जितना है वो लिखे हुए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको अपने नोट्स में लिख लीजिए और डायरेक्टली लर्न कर लीजिए। आई थिंक आपको ये इजीली जो है आप कर पाएंगे, है ना। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे यूनिट 4 पे, जो कि है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अकाउंटिंग जो है ये एक प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और उनको इंटरप्रेट करना। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना, फाइनेंशियल पोजिशन जो है कंपनी उसकी उसका पता लगाना, और इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करना, सो दैट आप डिसीजन ले पाओ स्पेसिफिकली टॉप मैनेजमेंट को। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंडिया में वो ICAI जो है वो इशू करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम यूनिफॉर्म और ट्रांसपेरेंट रहता है, राइट। नाउ आई थिंक ICAI आपको पता ही होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं आपके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए होता है, 3 जो है वो कैश फ्लो के लिए होता है, 10 जो है वो फिक्स एसेट्स के लिए होता है। मेजरली मैंने आपके पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं देखे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, इसलिए मैंने डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया है, बट आप एक बार फिर भी इसका लिस्ट देख लीजिएगा, जस्ट इन केस अगर आपको आ जाए तो स्किप कर करके चीज़ें याद कर लीजिए, करिए कि 3 नंबर पे क्या है, जैसे कैश फ्लो कर लिया, फिर आप 6th का कर लो, 10th का कर लो, तो इसके आगे पीछे कुछ भी आएगा ना मैच द फॉलोइंग में, तो आप एक टेंटेटिव गेस करके आंसर तो टिक करके आ ही जाओगे, राइट। चलिए, हाँ जी, अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यहाँ पे बोलते हैं कि बिजनेस जो है वो ओनर से अलग होता है। देन यू हैव मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सिर्फ मॉनेटरी चीज़ों को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, बाकी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, फिर गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस को हम ये अज्यूम करते हैं कि वो फ्यूचर में कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट, मतलब कि हम सिर्फ एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं जो हमने परचेजिंग कॉस्ट पे की थी एसेट की, उस बेसिस पे, प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं करते। ठीक है, अक्रूवल कंसेप्ट, मतलब कि इनकम या एक्सपेंस जैसे ही हो, इनकर हो तभी रिकॉर्ड कर लो, भले पेमेंट सेटल हुआ हो या ना हुआ। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि एक्सपेंसेस जो हैं उसको रेवेन्यू के साथ तुरंत सेम पीरियड में मैच होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब आपका एक्सपेंसेस और रेवेन्यू बैलेंस होना चाहिए। फिर डुअल एस्पेक्ट ये बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं जो हम 2 अकाउंट्स में शोज करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। लास्टली आपका प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म अप्रोच होता है, जिसमें हम प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट करते हैं और सारे लॉसेस को भी जो है एंटिसिपेट करके चलते हैं, जैसे कि आपके बैड डेट्स हो गए, अभी डेट्स बैड हुए नहीं है लेकिन फिर भी हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये हो सकते हैं, तो हम उनको अलग ही निकाल देंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट। ओके, आई होप ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे क्विकली, और इतना वन लाइनर नोट इज इनफ फॉर दीज पर्टिकुलर टॉपिक, यू विल बी गुड टू गो इन एग्जामिनेशन। ओके, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो मेजरली आपका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में आप अपने सारे ऑपरेटिंग इनकम्स वगैरह कैलकुलेट कर लेते हो। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आप अपनी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखते हो, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनती है, जिसमें आपकी फाइनेंशियल पोजिशन दिखाई जाती है फर्म की, जहाँ पे एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज और इक्विटी के बराबर होते हैं। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज लोग करके आ जाते हैं, विच इज रॉन्ग। अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है, आपको याद हो, तो लाइबिलिटीज के साथ कैपिटल भी आता है, विच इज योर इक्विटी या कैपिटल, जो भी ऑप्शन में चलेगा, और ये जो है ये आपका फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी जो है बैलेंस शीट में रहता है, और दोनों साइड आपका बैलेंस होना चाहिए, और ये बैलेंस शीट जो है वो आपके फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कौन सी चीजें याद रखनी है, 2025 में क्वेश्चन आया था, आपको 5 चीजें दी थी और बतानी थी कि इसमें से करंट लाइबिलिटीज क्या क्या है। ठीक है, तो इतना आसान सवाल था,
अब उसमें करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था एक ऑप्शन, एक डेटा लिखा हुआ था, और एक लिखा हुआ था बिल्स पेबल, और दूसरा था आई थिंक कुछ कुछ भी ऐसे क्रेडिटर टाइप। तो इतना आसान है, यू जस्ट सिंपली सिलेक्ट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एंड यू गुड टू, 2 मार्क्स। तो इतना इजी पीजी है, बस रिवाइज करके जाइए, कंफ्यूज मत होइएगा, डेफिनेटली आप एग्जाम निकाल लोगे, है ना। तो एसेट्स होते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स या फिर करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है। और करंट एसेट्स जो है वो करंट जो एसेट्स है वो एसेट्स होते हैं जिनको आप 1 साल के विदिन जो है कैश इक्विवेलेंट बना लोगे, या फिर वो एसेट्स जो ज्यादा लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है, जैसे कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, इसके अंदर इन्वेंट्री भी आ जाएगा। लेकिन जब आप क्विक एसेट निकालते हो तो आप उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को माइनस कर दोगे, राइट। चलिए, लाइबिलिटीज भी ऐसी आपकी करंट होती हैं और लॉन्ग टर्म होती हैं। तो करंट लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिनको आपको तुरंत वापस करना है या थोड़े पीरियड में वापस करना है, वो आपकी क्या हो जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, यूसेज एंड ऑब्सोलेंस। मतलब कि आपने किसी भी एसेट को इतना यूज कर लिया है कि वेयर टेयर और यूसेज की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जहाँ पे हम सेम डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं हर साल, ठीक है। और मतलब कॉस्ट में से आप उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस करके नंबर ऑफ ईयर्स पे डिवाइड कर दो तो पूरा डेप्रिसिएशन आपका निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस, जो कि हायर होता है अर्लियर ईयर्स में और फिर लेटर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आप जो है वो बैलेंस को हर साल माइनस कर करके फिर उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे हो, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं रेशियो एनालिसिस की। तो रेशियो एनालिसिस जो है वो आपका एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या असेसमेंट टूल होता है, जिससे आप किसी भी फर्म के वैल्यू या परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप के रेशियो होते हैं। जो आपका पहला है वो है लिक्विडिटी रेशियो, जिससे हम फर्म की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने की पोजीशन को जो है वो असेस करते हैं, दैट इज थ्रू करंट रेशियो which is current assets upon current liability, and another is your quick ratio। तो क्विक रेशियो में आप करंट एसेट में से इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं और करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो क्विक रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट रेशियोज में आ जाएंगे आपके ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा एक्टिविटी रेशियोज में आपके बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उसमें कितना टाइम लगता है, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, ये सारी चीजें। सॉल्वेंसी रेशियो में आपका डेट इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये सारी चीजें। और ये सब आपको यूज आता है इंटरप्रेट करने के लिए कि फर्म की लिक्विडिटी कितनी है। अगर लिक्विडिटी हायर होती है तो सेफर होएगी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मीट करने में। अगर लेवरेज हाई होगा तो यहाँ पे रिस्क प्लस आपका रिटर्न भी जो है वो हाई हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको इतना डिटेल में इसलिए नहीं कराया बिकॉज मैनेजमेंट में ज्यादा इससे न्यूमेरिकल या ऐसे कोई सवाल नहीं आता, लेकिन कंसेप्चुअली इतनी क्लैरिटी इज इनफ। चलिए, मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें कुछ रेपिटेटिव थी, तो वो मैंने सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 5 जो है इसमें ही सम अप कर दिए हैं। तो देख लेते हैं व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर। तो बॉन्ड की वैल्यूएशन का मतलब होता है बॉन्ड जो है वो किस वैल्यू पे इशू किया जा रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड की वैल्यू जो है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो फेस वैल्यू, मतलब बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है। अगर 10,000 रुपए का बॉन्ड है और उस पर 10% का इंटरेस्ट है, तो अगर 2 साल के लिए वो बॉन्ड लिया तो 10% इंटरेस्ट लेके आपने वो 12,000 रुपए क्या हो जाएगी बॉन्ड की वैल्यू, ठीक है। तो अगर रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो ज्यादा है कूपन से, तो बॉन्ड रेट्स जो है वो डिस्काउंट पे दिए जाएंगे। लेकिन अगर रिक्वायर्ड रेट जो है वो कम है कूपन से, तो आपको वो सेम बॉन्ड जो है वो कूपन में मिलेगा, ठीक है। चलिए, जो सेम बॉन्ड है वो आपको फिर प्रीमियम में मिलेगा अगर आपके रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो कूपन से कम है तो, ठीक है। कूपन मतलब इंटरेस्ट से कम है तो, ओके। चलिए, अब शेयर वैल्यूएशन देख लेते हैं। शेयर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो अगर पहला तो है आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और इसका फॉर्मूला है D1, मतलब कि नेक्स्ट ईयर का जो डिविडेंड है उसको हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट से, ठीक है। तो इससे हमको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की जो है वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आई डोंट थिंक सो आपको डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल पूछते हैं। कॉमर्स के पेपर में काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट मैनेजमेंट में आई हैव नॉट सीन एनीथिंग एज सच, ठीक है। अगर कभी आया भी होगा तो एक दो, विच इज लाइक अर्निंग पर शेयर या ऐसा कुछ
कुछ निकालना, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो उतना इनफ होगा। मेजरली आपसे मैच द फॉलोइंग में फॉर्मूले पूछते हैं, ठीक है। फिर आपका जीरो ग्रोथ मॉडल, जहाँ पे v इज इक्वल टू डी अपॉन के ई से जो है आप वैल्यू निकालते हो। वैल्यू मतलब कि आपका डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सिंपल, ठीक है। और पीई मेथड में जो है आपको वैल्यू मिलेगी अपनी अर्निंग पर शेयर को पीई रेशो से मल्टीप्लाई करके, राइट। चलिए अब हम देखेंगे कैपिटल बजटिंग। तो जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो कैपिटल बजटिंग के विद इन लिए जाते हैं। इसमें हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो प्रोजेक्ट्स है उसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसका नेचर होता है ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व, इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, साथ ही साथ इट इज़ इरिवर्सिबल एंड ऑल्सो अफेक्ट्स ग्रोथ, राइट। अब देर आर वेरियस मेथड जिससे आप कैपिटल बजटिंग को इवेलुएट कर सकते हैं। ट्रेडिशनली आपके दो होते हैं, वन इज पे बैक पीरियड, इसमें हम टाइम देखते हैं कि कितने टाइम में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और हर साल लाख रुपए वापस आएगा उस प्रोजेक्ट से, तो 5 ईयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट जो है रिकवर हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम एनुअली आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हो जाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं वो आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते। मतलब यहाँ पे जो भी आपका पे बैक पीरियड में हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितने टाइम में इन्वेस्टमेंट वापस आएगा, लेकिन हम वैल्यू का कंपाउंडिंग नेचर और आगे जाके उसकी वर्थ कितनी होने वाली है ये हम मेजर नहीं करते, राइट। लेकिन जो बाकी के 3 मेथड्स हैं वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स होती है। मतलब कि ये जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि आज का पैसा कल इन्फ्लेशन वगैरह लग के कम होगा, ये यहाँ पे देखा जाता है। तो उसमें पहला है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो हम आगे होने वाली इन्वेस्टमेंट से जो पैसा हमको मिलने वाला है उसकी आज का वैल्यू हम वो निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से ज्यादा होता है तो आप वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे। अगर 0 से कम होएगा तो आप रिजेक्ट कर दोगे, और 0 के बराबर होगा तो फिर आप दूसरी चीजें देखोगे। क्या देखोगे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और बाकी चीजें, ठीक है। तो इसी में अगला जो है वो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और ये हम तब कैलकुलेट करते हैं जब आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। इसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम पीवी रेशो के थ्रू जो है इनफ्लोज और आउटफ्लोज को डिवाइड करके देखते हैं कि उसके क्या रेट्स है। अगेन अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मेजरली जो है इन तीनों में एनपीवी जो है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्लस कैश फ्लो प्लस रिस्क सब कुछ कैलकुलेट करके दे देता है, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेंगे तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब उसको आप एनालाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टूल्स। तो एक होता है आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो चेक करता है कि किसी भी वेरिएबल का आपके इन्वेस्टमेंट में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होता है आपका सिनेरियो एनालिसिस, जो पैसिमिस्टिक या फिर मोस्ट लाइकली या ऑप्टिमिस्टिक, 3 केसेस होते हैं। मतलब पैसिमिस्टिक जो रेयरली होगा लेकिन आप उसको भी कंसिडर कर लोगे, मोस्ट लाइकली मतलब कि ये है कि ये जो है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ट्रेंड एनालिसिस मान लो, ऐसा कुछ जो है एनालाइज करना। और लास्टली ऑप्टिमिस्टिक केस होता है जहाँ पे कुछ भी सिचुएशन हो हम उसको लेके पॉजिटिव जो है सोच रहे हैं, और उससे हम ये सोचेंगे कि बेटर रिजल्ट जो है आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों सिनारियोज में सिनारियो एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। फिर सिमुलेशन होता है, इसमें हम बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को टेस्ट कर लेते हैं कि किसके विद इन जो है रिस्क आपके इन्वेस्टमेंट को कितना इफेक्ट करेगा एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। और डिसीजन ट्री में हम सारी सीक्वेंशियल डिसीजन को ऑर्डर में लगा देते हैं उसके प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर हम डिसाइड करते हैं। तो ये कुछ आपके रिस्क और अनसर्टेनिटी एनालिसिस के टूल्स हो गए। उसके बाद अब डिविडेंड डिसीजन देख लेते हैं, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि कंपनी में आपने जितना प्रॉफिट कमाया आप उसको कितना फ्लो बैक करोगे, कितना वापस री इन्वेस्ट करोगे, और कितना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आपके शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो उसके लिए 3-4 डिविडेंड थ्योरीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। पहला है वॉल्टर का मॉडल। ये बोलते हैं कि डिविडेंड जो है वो रेलेवेंट होता है और ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपके रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ठीक है। फिर गॉर्डन का मॉडल है, ये बोलता है कि डिविडेंड जो है वो रेलेवेंस होता है, मतलब इंपॉर्टेंस रखता है आपकी कंपनी में, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो सर्टेन डिविडेंड प्रेफर करेंगे हमेशा, क्योंकि आपने जब इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है तो वो चाहेंगे कि उनको डिविडेंड्स जो है वो मिलते रहे। फिर मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच थी, तो उन्होंने बोला कि डिविडेंड जो है वो इररेलेवेंट है। और ये जो सिनेरियो यहाँ पे वो परफेक्ट मार्केट की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर आप डिविडेंड दोगे भी तो भी उसका कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
पड़ेगा, नहीं दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर की दो थ्योरी है, ये डिविडेंड की रेलेवेंसी आपको बताती है, whereas मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच जो है वो इररेलेवेंट अप्रोच है। ऑल्सो इफ यू वांट टू सी द होल थिंग एंड लर्न द होल थिंग इन डेप्थ, इफ अगर आपको पहले से क्लैरिटी नहीं है तो आप जाके यूनिट 5 चेकआउट कर सकते हैं मैनेजमेंट सीरीज का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डिविडेंड अफेक्ट होता है। तो अर्निंग स्टेबिलिटी, अगर आपकी फर्म की अर्निंग स्टेबिलिटी अच्छी है तो डिविडेंड अच्छा होगा। लिक्विडिटी, ग्रोथ नीड्स, मतलब कि अगर आप ग्रोइंग स्टेज में हो तो आप ज्यादा री इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस में रादर देन गिविंग इट अवे, ठीक है। टैक्स कंसिडरेशन और शेयर होल्डर की प्रेफरेंस क्या है, ये सारी चीजें देख के हम जो है डिविडेंड डिसीजन लेंगे, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो मर्जर बेसिकली जब आप दो कंपनी को कंबाइन करके एक नई फर्म बना देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्जर। अब यहाँ पे दोनों का स्टेक लगभग सिमिलर होता है और ए और बी डाइल्यूट होकर एक सी कंपनी बना लेते हैं जहाँ पे वो अपने सारे ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। अब एक्विजिशन और टेक ओवर में क्या होता है, एक कंपनी होती है जो दूसरे कंपनी को खरीद लेती है या उसके सारे कंट्रोल्स बाय कर लेती है, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, इसमें हम एसेट्स और कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए। यहाँ पे कंपनी चेंज नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। अब वैल्यू क्रिएशन थ्रू सिनर्जी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये बोलते हैं कि 2+2 जो है कंबाइंड वो 4 से भी ज्यादा होता है। सिनर्जी मींस जब दो दो कंपनीज या दो ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी आपस में मिलती हैं तो उनकी कंबाइंड वर्थ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्थ, राइट। फिर आपका मर्जर नेगोशिएशन, मर्जर नेगोशिएशन में बेसिकली आप डील करते हो स्ट्रक्चरिंग पे, वैल्यूएशन पे और स्वैप रेशो पे, मतलब आप कौन से रेशो में कंपनी जो है एक दूसरे के साथ स्वैप करने वाले हो, ठीक है। अब लेवरेज बाय आउट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो लेवरेज बाय आउट मतलब एक्विजिशन फाइनेंस हैविली यूजिंग डेट। जब भी आप कोई एक्विजिशन करते हो और उस कंपनी को खरीदने के लिए आप डेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेवरेज्ड बाय आउट, ठीक है। हम यहाँ पे टारगेट कंपनीज एसेट्स यूज एज कोलैटरल, तो जो भी आपकी टारगेट कंपनी के एसेट है, मतलब फॉर एग्जांपल ए कंपनी ने बी को अक्वायर किया है तो बी को अक्वायर करने के लिए ए ने लोन लिया है और बी के ही एसेट जो है उसको कोलैटरल रख के जो है वो लोन लिया गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेवरेज्ड बाय आउट, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर टॉपिक में, सो प्लीज लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। तो पोर्टफोलियो जो पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, आपने बहुत सारी सिक्योरिटीज में जब स्प्रेड आउट करके इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। दैट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपना जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर पाए वाया डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब कुछ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीज हैं जैसे रिस्क मेजर्ड बाय वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। इनको यूज करके हम रिस्क को मेजर करते हैं जिससे कि हमारा रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न में चेंज हो जाए बाय कैलकुलेशन एंड ऑल। अगला है आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। और ये जो है ये आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न को मार्केट रिस्क से रिलेट करता है, लिंक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। RF इज योर रिस्क फ्री रिटर्न एंड बी बेटा, यहाँ पे जो आपका बीटा है दैट इज योर सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। अब फिर एक और आखिरी जो थ्योरी होती है दैट इज आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। तो ये एक मल्टी फैक्टर मॉडल है जो रिटर्न को जो है आपको रिटर्न बताता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा विद इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल मैक्रो वेरिएबल्स। मतलब कि इंडस्ट्री में कौन कौन से मल्टीपल मैक्रो वेरिएबल्स है जो आपके रिटर्न को हैम्पर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी से जो है निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें यूज करके आप एक होलिस्टिक डिसीजन लेने की कोशिश करते हो अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आता, इवन इफ यू आर अवेयर ऑफ द टेक्निक्स, देयर नेम्स एंड द कीवर्ड्स, सर्टेन कीवर्ड्स विथ whom they are associated to, जैसे CAPM जो है वो मेजरली एक्सपेक्टेड रिटर्न और मार्केट रिस्क से रिलेटेड होता है। इतना भी आपको याद होएगा ना तो सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस ही आते हैं, फॉर्मूला मैच करने के लिए आ जाएगा या प्रोबेबली फुल फॉर्म वगैरह, एंड यू विल बी एबल टू डेफिनेटली डू इट, राइट। चलिए अब देख लेते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट रिस्क को हेज करने के लिए, जब ये बेसिकली फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो है आपके फॉरेक्स, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहां काम आते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे करेंसी फ्लक्चुएशंस होते हैं और इश्यूज हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है। तो पहली आपकी फॉरवर्ड हेजिंग, तो इसमें क्या होता है, हम कस्टमाइज कर लेते हैं अपने ट्रांजैक्शन को, मतलब जो भी हम आगे सेटलमेंट
करने वाले हैं उसको पहले ही कस्टमाइज कर लेते हैं। और डेली मतलब देयर इज नो डेली सेटलमेंट। आप एक फ्यूचर जो है आगे की जो है डेट डिसाइड कर लोगे और उस पर जो है कॉन्ट्रैक्ट करोगे और आप वो सारी चीजें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हो और आज ही मतलब ट्रेडेड ओटीसी का मतलब है ऑन द काउंटर पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हो सो दैट फ्यूचर में आपको कोई केओस ना हो। फिर फ्यूचर तो फॉरवर्ड को जब आप और स्टैंडर्डाइज कर दोगे और उसको एक्सचेंज मार्केट पे जाके ट्रेड करने लग जाओगे तो वो क्या हो जाएगा फ्यूचर। मतलब फॉरवर्ड का और स्टैंडर्डाइज वर्जन होता है फ्यूचर डेरिवेटिव, ठीक है। फिर ऑप्शंस होते हैं, उसमें होता है कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन मतलब कि आप जब भी कोई एसेट खरीदते हो या फिर आपके पास कोई राइट होता है एसेट खरीदने का, वो कॉल ऑप्शन है। और जब भी आप अपना कोई एसेट बेचते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो हो जाएगा आपका पुट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब पे ऑफ्स क्या होते हैं, पे ऑफ्स देख लेते हैं क्विकली। तो पहला होता है आपका कॉल पे ऑफ। चलिए तो बेसिकली कॉल ऑप्शन का पे ऑफ तब मिलता है जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होती है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ जाए तो प्रॉफिट, मतलब कि मार्केट प्राइस जो है उसको हम माइनस कर देंगे स्ट्राइक प्राइस से, और अगर प्राइस स्ट्राइक से नीचे हो तो पे ऑफ जीरो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कॉल बायर को फायदा तभी होएगा जब प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल पे ऑफ। और पुट पे ऑफ मतलब कि पुट ऑप्शन का पे ऑफ तब मिलता है जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम हो। जब प्राइस गिरता है तो प्रॉफिट होता है। जैसे स्ट्राइक प्राइस जो है और उसमें से आप मार्केट प्राइस माइनस करोगे और अगर प्राइस स्ट्राइक से ऊपर हो तो पे ऑफ जीरो होता है। मतलब पुट बायर को फायदा प्राइस डाउन होने पर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। ये बेसिकली बताता है कि ऑप्शन का फेयर प्राइस कितना होना चाहिए। इसमें प्राइस डिटरमाइन होता है, स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी टाइम, ये सारी चीजें जो है इसमें देखी जाती है। तो बेसिकली रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट और वॉलेटिलिटी जैसे फैक्टर्स को देखने के लिए हम ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल यूज करते हैं। और लास्ट है आपका ब्लैक स्कॉलेस मॉडल। तो ये एक पॉपुलर मैथमेटिकल मेथड है जो यूरोपियन कॉल और पुट ऑप्शन का प्राइस कैलकुलेट करता है, ठीक है। आई थिंक दैट हैज बीन मेंशन समवेयर इन पीवाईक्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। चलिए आखिरी है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि आपके डे टू डे ऑपरेशंस कैसे चलेंगे। अब आपके फर्म में वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत पड़ेगी ये डिटरमाइन करता है आपके बिजनेस का नेचर, क्रेडिट टर्म्स, प्रोडक्शन साइकिल और सीजनल डिमांड, ठीक है। अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। तो पहला है कैश मैनेजमेंट। मतलब आपको एक ऑप्टिमल कैश बैलेंस बनाना पड़ेगा, नीदर एक्सेस, क्योंकि फिर आपका जो करंट एसेट है वो वेस्ट जाएगा, और ना ही शॉर्टेज होनी चाहिए, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं। EOQ इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिससे आप डिसाइड करते हो कि आपको कब इन्वेंट्री कितनी मैनेज करनी है और कब रीऑर्डर करना है। फिर आपका ABC एनालिसिस विच इज एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस, ठीक है। एंड देन देयर आर कपल ऑफ मोर्स। देन यू हैव रिसीवेबल मैनेजमेंट, कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी कितनी है, क्या टर्म्स हैं, ठीक है, कितना एजिंग स्केड्यूल है, कब कलेक्शन होगा। और पेएबल मैनेजमेंट मतलब कि प्रॉपर क्रेडिट यूटिलाइजेशन और सप्लायर के साथ नेगोशिएशन करना। लास्टली फैक्टरिंग, मतलब कि सेलिंग रिसीवेबल्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर इमीडिएट फंड्स। मतलब कि आपके पास जो पेबल्स आने हैं आप उनको पहले ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे बेच देते हो सो दैट आपको आपके डेटा से पहले पैसा मिल जाए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को फैक्टरिंग बोलते हैं। तो अगर जस्ट इन केस आपको लिक्विडिटी नीड होती है तो आप ऐसा कर सकते हो इमीडिएट फंड्स के लिए, ठीक है। हम देख लेते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये डील करता है क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स के साथ। यहाँ पे रिस्क जो है वो मेजरली एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंटरेस्ट डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब भी हम करेंसी बाय या सेल करते हैं तो मेजरली ये तीन मेथड्स यूज करते हैं। पहला आपका स्पॉट मार्केट, जहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी होती है, तुरंत ट्रांजैक्शन होता है। फॉरवर्ड मार्केट अभी हमने देखा, फ्यूचर डिलीवरी जो है एक फिक्स रेट पे हम अभी से जो है उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए। और फिर लास्टली आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, जहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है जो हमेशा फिक्स रहता है, फ्लोटिंग होता है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, और फिर मैनेज फ्लोट होता है जो आप किसी पर्टिकुलर करेंसी के बास्केट से अपना डोमेस्टिक करेंसी करेक्ट करके कनेक्ट करके या फिर कैलकुलेट करके आप डिसाइड कर सकते हो। इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 5 यूनिट के मेजर क्रिस्प रिविजन
यहाँ पे हमारा खत्म होता है। आई होप आपने सारे की पॉइंटर्स लिखे होंगे, इनको रिवाइज करिए। ट्रस्ट मी, दिस इज मोर देन इनफ फॉर नाउ। आप अगर इनको अच्छे से रिवाइज करके जाते हो तो आप मेजोरिटी ऑफ पेपर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसका पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज कम बैक ऑन चैनल वेयर आई विल बी कवरिंग यूनिट 6 to 10। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू मेंशन दैट ऑन कमेंट सेक्शन। आई एम वेरी एक्टिव फॉर यू पीपल, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आपका जो भी क्वेरी हो आप प्लीज कमेंट करिएगा। and please support to my channel by subscribing it. That actually gives me a lot of motivation to bring more such videos for you. और आपको इस एग्जामिनेशन के लिए all the very best। आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं and I hope you be able to clear it this time. Thank you so much for watching and all the very best.